नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सतीश तिवारी आप सभी लोगों का भारतीय दार्शनिक मंच के चिंतन और संवाद कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का चिंतन और संवाद का विषय है नेचर स्कोप एंड मेथोडोलॉजी ऑफ फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र का स्वरूप, क्षेत्र और विधियां। इस विषय पर आज हमारे साथ संवाद करने के लिए भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक और पूरे भारत में जाना पहचाना नाम डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी हैं। डॉक्टर प्रशांत शुक्ला जी इस समय दर्शन शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसी प्रश्न से, व्हाट इज फिलॉसफी? दर्शन शास्त्र क्या है? क्योंकि न केवल जन सामान्य में दर्शन शास्त्र विषय को लेकर, बल्कि दर्शन के विद्यार्थियों को भी इस प्रश्न को लेकर संदेह रहता है। इसका जवाब क्या है, इसको लेकर हमेशा संदेह रहता है। सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगा सतीश जी को। आप एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं दर्शन शास्त्र के लिए, और हमारी उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसा करते रहें। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज से काफी वर्षों पहले सतीश जी के साथ क्लासेस में हम लोग लेक्चर के बाद डिस्कशन किया करते थे, और जैसी कि हम लोग की सारी उम्मीदें रही सतीश जी से, आप उस पर पूरी तरह से खरे उतर रहे हो, और हम लोग की सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आशीर्वाद बनाए रखिए। और अब हम लोग आपके प्रश्न पे वापस आते हैं, जो बड़ा ही समीचीन, बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है, और हर दर्शन शास्त्र का न्यू इंट्रेंट यानी जो नवागंतुक होता है, उसके सामने ये प्रश्न अवश्य रूप से आता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि इसे हम नवागंतुक का प्रश्न ही क्यों माने, बिकॉज दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी। तो ये प्रश्न और इससे जुड़ी हुई दुविधा, असमंजस और भ्रम हर किसी के सामने विद्यमान होता है। तो मैं इसमें अपनी थोड़ी सी समझ को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरा ये दावा बिल्कुल नहीं है कि यही एकमात्र परिभाषा है, लेकिन मुझे लगता है संभवतः इस तरह से हम लोग दर्शन शास्त्र की परिभाषा बना सकते हैं, समझ सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब जब हमने शायद ग्रेजुएशन में पहली बार एंट्री ली और बीए पहले सेमेस्टर के क्लास में पहुंचे होंगे, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आधिकारिक रूप से दर्शन शास्त्र का छात्र ना रहा हो, लेकिन वो दर्शन शास्त्र में रुचि रखता हो, तो भी उसने अगर कोई भी पुस्तक का पहला पन्ना खोला होगा, तो उसमें यही प्रश्न लिखा होता है, व्हाट इज फिलॉसफी। और हम इसका उत्तर एक सधे सधाए रूप से देने का प्रयास भी करते हैं। तो हम में से जिन लोगों ने भी भारतीय दर्शन पढ़ा है, और इसके लिए दत्ता एन चटर्जी, चंद्रधर शर्मा, पीटी राजू, एम हिरियन्ना, राधा कृष्णन जैसी अच्छी किताबों का सहारा लिया है, और जिन लोगों ने पाश्चात्य चश्मे के साथ दर्शन शास्त्र को समझा हो, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, और उन्होंने डीजे ओ कोनूर, कॉपलस्टोन, फ्रैंकली, गुटरी, सोलोमन, बर्टन रसल जैसे लोगों की किताब के माध्यम से दर्शन शास्त्र को समझा हो। तो अगेन दोनों क्षेत्रों में हम लोग के पास एक सही सजाई परिभाषा होती है, जो आई एम श्योर हम सब ने सुनी हुई है। Philosophy is made up of two Greek terms, philo and sophia, meaning love for knowledge. और कुछ भारतीय ग्रंथों में हम पढ़ते हैं सत्य के प्रति जिज्ञासा, उत्सुकता, ललक, प्रेम, आकर्षण, अनुराग का भाव रखना ही दर्शन शास्त्र है। ठीक है, I have absolutely no problem with this definition. But if somebody asks me, is it a complete definition? क्या ये पूर्ण परिभाषा है? तो माय आंसर वुड बी यस एंड नो। तो है भी, लेकिन नहीं भी है। क्या इस परिभाषा के माध्यम से आप सटीक रूप से दूसरों को बता पाओगे कि दर्शन शास्त्र में हम लोग क्या करते हैं? तो मेरा उत्तर होगा नहीं। ये थोड़ी धुंधली सी परिभाषा प्रतीत होती है। इनफैक्ट
लखनऊ विश्वविद्यालय में 12 साल गुजारने के पश्चात और अपने पूर्व के दिल्ली विश्वविद्यालय जेएनयू के अनुभव के बाद भी आज अगर कोई मुझसे ये पूछ ले कि आप एक लाइन में फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र की परिभाषा दीजिए जैसे बाकी विषयों की दी जाती है, तो मेरा उत्तर होगा कि डेफिनेशन फॉर्मिंग का जो नेचर, जो प्रकृति या स्वरूप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स या साइकोलॉजी में होता है, वो दर्शन शास्त्र में काम नहीं कर पाता। So let's say if somebody asks me the definition of chemistry, so I can very well say the systematic study of chemical order, chemical symbols, and chemical change, when put together, can be understood as the discipline of chemistry. अगर कोई हमसे समाज शास्त्र की परिभाषा पूछे तो हम कह सकते हैं समाज से संबंधित विषय वस्तु और उनमें आने वाले परिवर्तनों, उनके आधार पर बनाई जाने वाली परिकल्पना या सिद्धांत को हम लोग समाज शास्त्र कह करके बुला सकते हैं। ऐसी ही परिभाषा भूगोल या मनोविज्ञान की भी बना सकते हैं। बट आई वांट टू एम्फेसाइज कि दर्शन शास्त्र का नेचर कुछ दूसरा है, जिसकी वजह से इसकी वन लाइनर डेफिनेशन बनाना कभी भी हमें सफल परिणाम नहीं दे सकता। तो उसकी वजह क्या है? I would say we are going to create an overarching definition by saying that philosophy is love of knowledge or philosophy is सत्य का दर्शन। तो ओवरआर्किंग डेफिनेशन का मतलब है हमने एक इतना बड़ा छाता टांग दिया है जिसके अंदर तो सब कुछ आ जाएगा, और अगर सब कुछ आ जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें हमारी चीज भी होगी, ये बात सही है। लेकिन क्या वो हमारी ही चीज होगी? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो जाएंगी जो दर्शन शास्त्र का अवयव, अंग या घटक नहीं हो सकती। और अगर हम ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा लचीले होते हुए हम ये मान भी लें कि सब कुछ फिलॉसफी के अंदर आ जाता है, तो हमारे सामने एक दूसरे तरह की तकनीकी समस्या उत्पन्न होती है। वो समस्या अकादमिक ज्यादा है, व्यावहारिक कम है। तो अगर कोई छात्र जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में यूं ही शौक की वजह से मेरे पहले क्लास में आया हो और उसने सुना हो कि फिलॉसफी इज द लव ऑफ नॉलेज, लेकिन बाद में उसने इकोनॉमिक्स ले लिया हो और 3 साल इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद वो हमारे विभाग में आए और मुझसे ये दावा करे, ये क्लेम करे कि मुझे फिलॉसफी की डिग्री चाहिए बिकॉज आई एम ऑल्सो इन लव विद नॉलेज, मैं भी सत्य का दर्शन करने का प्रयास कर रहा हूं, भले ही वो अर्थशास्त्र के माध्यम से रहा हो। तकनीकी रूप से चूंकि मैं लव ऑफ नॉलेज कर रहा हूं, तो आपको मुझे फिलॉसफी के बैचलर की डिग्री देनी चाहिए और आपको देनी पड़ेगी। आई वुड बी लॉस्ट, क्योंकि वो बिल्कुल सही बात कह रहा है। लेकिन क्या मैं उसे दर्शन शास्त्र की डिग्री दे सकता हूं? क्या मैं उसे ट्रेंड फिलोसोफर मान सकता हूं? तो उत्तर है नहीं। अब ये समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसका भी अपना एक अलग संदर्भ है। इसे हम कुछ इस तरह से समझें कि जब भी हम किसी परिभाषा का निर्माण करते हैं तो उस परिभाषा का एक विशेष उद्देश्य, एक प्रयोजन होता है। वो प्रयोजन होता है कि when the utterer is giving you a definition, the audience, the reader or listener should have a fair enough idea what we are going to talk about. तो हम किस चीज के बारे में क्या बात कर रहे हैं वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। और ये केवल भावात्मक या सकारात्मक परिभाषा से नहीं हो सकता, उसके लिए हमें गौर रखना पड़ेगा कि हमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों डेफिनेशन देनी पड़ेगी, जो शायद एक दूसरे के साथ घुली मिली होगी, संयुक्त होगी। उदाहरण के लिए जब बचपन में मुझे पहली बार शौक लगा बोटेनिकल या जूलॉजिकल टर्म्स को याद करने का, क्योंकि मुझे पता चला कि कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, ऐसे प्रतीक होते हैं जिनके माध्यम से विश्व का कोई भी व्यक्ति होगा वो इस चीज को पहचान लेगा। तो हम लोग ने सबसे पहले ह्यूमंस के लिए इंसान, आदमी, नर जैसे शब्दों का प्रयोग ना करके होमो सैपियन शब्द का प्रयोग किया। जब हमने फ्रॉग को डिफाइन करना चाहा तो हमने उसके लिए राना टिग्रीना शब्द का इस्तेमाल किया।
which was a biological symbol. जब हमें गुड़हल के फूल का एक सिंबल बनाना था या वन लाइनर डेफिनेशन बनानी थी, तो अपने हिबिस्कस रोजा सिनेसिस बना दिया। मुझे इतना ही आता है केमिस्ट्री में। तो मेरे मनस में ये प्रश्न बना कि एक ही वस्तु के दो अलग अलग टर्म क्यों हैं? मतलब ह्यूमंस है तो ह्यूमंस है, हम होमो सेपियन तो होमो और सेपियन दो शब्दों का क्यों प्रयोग करते हैं? वेल, मैंने इससे पहले होमो इरेक्टस भी सुना हुआ था, होमो हैबिलिस भी सुना हुआ था, तो ये होमो सेपियन शब्द का क्या प्रयोजन है? तो मैंने अपने बायोलॉजी के टीचर से ये अपना संशय रखा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बड़े ही अच्छे और बड़े धैर्यवान शिक्षक मिले थे। तो वो इस प्रश्न को सुन के बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए, बल्कि धीरज के साथ उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, in order to have a perfect definition, we should look upon the positive as well as the negative aspect of the definition. Unless and until we are doing both, we cannot ever claim to give a complete definition. So while one aspect gives you the class to which the object belongs, the other half gives you the part to which your term does not belong. तो जहां पे एक हिस्सा हमको ये बताएगा कि किस बड़े वर्ग का सदस्य है, जैसा लव ऑफ नॉलेज हमको बताता है, तो ज्ञान नाम की विधा के सदस्य या अंग या अवयव के रूप में हम दर्शन शास्त्र को स्वीकार करते हैं। लेकिन हमको ये भी तो बताना पड़ेगा दर्शन शास्त्र क्या नहीं करेगा आपके लिए, या वो क्या नहीं कर सकता। और इस बात को हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग केवल पॉजिटिव डेफिनेशन तक पहुंचते हैं और वहां पे रुक जाते हैं। और शायद यही वजह है कि अनेकानेक भ्रम और भ्रांतियां फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में पाई जाती हैं। कुछ लोग इसको जाने अनजाने ट्रांसेंडेंटलिज्म समझ लेते हैं, अतीन्द्रियवाद मान लेते हैं, कुछ लोग प्रवचन या सरमन्स देना मान लेते हैं, कुछ लोग तो दर्शन शास्त्र के माध्यम से, क्षमा कीजिएगा, कोरोना जैसे पैंडेमिक का इलाज भी खोजने का प्रयास करते हैं। एंड आई गेट लॉस्ट, क्योंकि एक दर्शन शास्त्र के तकनीकी व्यक्ति के रूप में मेरा यही रिस्पॉन्स, यही प्रतिक्रिया होगी, ये दर्शन शास्त्र का क्षेत्र नहीं है। ये काम आप लोग मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को करने दीजिए, शायद नेचुरोपैथी के लोगों को भी करने दीजिए। बट हमने कभी ये क्लेम किया कि हम आपकी फिजिकल मेंटल इश्यूज को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ऑफ कोर्स हम उनका विश्लेषण कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, लेकिन हम उस अर्थ में डॉक्टर नहीं हैं, मतलब हम मेडिकल प्रोफेशन में नहीं हैं। तो आप दर्शन शास्त्री से ये उम्मीद मत कीजिए कि वो आपकी सारी समस्याओं को हल कर देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और इसलिए हमें दर्शन शास्त्र की एक कंप्लीट डेफिनेशन बनानी ही पड़ती है। और इन अर्थों में मैं रसेल की इस डेफिनेशन पे जाना चाहूंगा, जो हमको बताती है फिलॉसफी इज द कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस ऑफ द टर्म। अर्थात किसी भी पद, प्रत्यय, अवधारणा की जब हम वैचारिक विश्लेषण करेंगे, गौर कीजिएगा, हर टर्म का, हर पद का इस डेफिनेशन में अपना एक महत्व है। तो जब हम किसी पद अथवा प्रत्यय का वैचारिक विश्लेषण करेंगे और वो आलोचनात्मक भी होगा, तो हम उसे दर्शन शास्त्र कह करके बुलाएंगे। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि याद रखिए, हमने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो था प्रत्यय या टर्म, और टर्म हमेशा एक क्लास को डेजिग्नेट करता है, एक जनरल आइडिया होता है। तो एक दार्शनिक आपसे एक सामान्यतम विचार के बारे में चर्चा करेगा, जनरल आइडिया के बारे में बात करेगा, इंडिविजुअल्स या पर्टिकुलर्स के बारे में बात करना दर्शन शास्त्र का क्षेत्र नहीं है। इसी वजह से हम टर्म के बारे में भी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ पद, प्रत्यय, अवधारणा, सिद्धांत, परिकल्पना या टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ऐसा सुकरात ने भी किया जब उन्होंने जस्टिस, लव, गॉड, फ्रेंडशिप, रिवेंज
अलग अलग टर्म्स को अपने संवाद में परिभाषित करने का प्रयास किया, चाहे वो प्रोटेगोरस के साथ बात कर रहे हो, थिसिडिस के साथ, कार्माइडिस के साथ, लैशिस के साथ या टिमियस के साथ। वस्तुतः वो एक परिभाषा ही बनाने का प्रयास कर रहे थे, और जब वो परिभाषा बना रहे थे तो परिभाषा को ऐसे सामान्यतम अर्थों में बनाने का प्रयास कर रहे थे जो हर जगह हर वक्त में बिना संदर्भ के आरोपित की जा सके। अगर हम भारतीय दर्शन में देखें, जब हम ब्रह्म की परिभाषा बना रहे हैं या द्रव्य की परिभाषा बना रहे हैं, तो भी हम सामान्यतम परिभाषा ही बना रहे हैं। हम ब्रह्म नाम के पद या प्रत्यय पर विचार कर रहे हैं, ब्रह्म की अवधारणा पर विचार कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम ब्रह्म हो जाए, हमारा ये दावा बिल्कुल नहीं है कि हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। यही वजह है कि मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो मैं लैपटॉप की परिभाषा बनाते समय लैपटॉप नेस पे बात करूंगा, इंडिविजुअल लैपटॉप पे बात नहीं करूंगा। भारतीय संदर्भ में बोले तो मैं गो के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं गोत्व के बारे में बात करूंगा। आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट एन इंडिविजुअल काउ, वो तो एनिमल हस्बेंड्री वाले बात करेंगे। मैं एक फिलोसोफर होने के नाते केवल काउनेस, ह्यूमननेस, ऑब्जेक्टनेस या लैपटॉपनेस के बारे में ही चर्चा कर सकता हूं। यही मेरा अधिकार क्षेत्र है। तो ये तो ही टर्म के बाद, लेकिन इसके बाद हमने ये भी कहा है इस टर्म की भी मैं हर तरह के एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हर एनालिसिस मैं कर दूंगा तो साहित्य वाले क्या करेंगे, सौंदर्य शास्त्र वाले क्या करेंगे, या मानव शास्त्र वाले क्या करेंगे। तो यहां पे मैं कहूंगा कि मैं टर्म की केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कर रहा हूं, अर्थात वैचारिक विश्लेषण कर रहा हूं। कॉन्सेप्चुअल एज अगेंस्ट परसेप्चुअल। तो मैं इसका प्रत्ययात्मक विश्लेषण तो करूंगा, लेकिन प्रत्यक्षात्मक विश्लेषण करना वो फिजिक्स का काम है, वो भौतिकविद करेंगे, वो भी मेरा काम नहीं रह जाता। Therefore, for me, the standard definition of philosophy is the conceptual analysis of the term. अगर इस परिभाषा से आप संतुष्ट नहीं होते तो एक दूसरी परिभाषा भी है जो W.T. Stace के A Critical History of Greek Philosophy के तीसरे पन्ने पे हमको मिलती है, और ये परिभाषा हमसे कहती है philosophy is the study of how the things hang together in the most general sense of the term. अर्थात वस्तुएं अपने वैचारिक सामान्यतम स्तर पर किस तरह से एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उनमें सुसंगतता या संसक्तता कैसे उत्पन्न होती है, इसका अध्ययन दर्शन शास्त्री करेगा। तो हमको पता है जब हम लैपटॉप की बात कर रहे होंगे, यानी आइडिया ऑफ लैपटॉप की बात कर रहे होंगे, तो इसके साथ और भी टर्म्स जुड़ते चले जाएंगे। So there will be internet, there will be Twitter, there will be LinkedIn, there will be Microsoft, there will be audio, video वगैरह वगैरह। और ये परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि बाकी टर्म्स, बाकी पदों के साथ एक बड़ा ही सामंजस्यपूर्ण व्याख्या प्रदान की जा सके। लेकिन जब हम व्याख्या प्रदान करेंगे, we never claim to give a final answer or conclusion। गौर कीजिएगा, हमारी जॉब है एनालिसिस करना, हमारी जॉब ये नहीं है कि आपको नतीजे तक पहुंचाना। तो इन अर्थों में मैं विश्लेषण तो कर रहा हूं, लेकिन मैं निष्कर्ष कदापि नहीं दे रहा। निष्कर्ष देने के लिए मैंने आपको स्वतंत्र किया हुआ है। आप अगर मेरे दिए हुए विश्लेषण से सहमत हो, नहीं भी सहमत हो, तो मैं अलग अलग पक्षों की अब इस विश्लेषण के आधार पर अपना निष्कर्ष स्वयं बताओगे। तो इसलिए इट इज सिंपली द स्टडी ऑफ हाउ द थिंग्स हैंग। शिक्षा दर्शन में हम एक और परिभाषा भी देते हैं, जब हम कहते हैं फिलॉसफी इज द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द पेरेनियल इश्यूज, अर्थात वो समस्याएं, वो मुद्दे
जो शाश्वत हैं, नित्य हैं, अपरिवर्तनशील हैं और समाज के हर युग में, हर काल में, हर स्थान पर कभी ना कभी हमारे सामने आए, ऐसे मुद्दों पर नित्य प्रश्न उठाना और नित्य विश्लेषण करना ही दर्शन शास्त्र की प्रकृति है, इसका स्वरूप है। I believe all these are the better definitions of philosophy. ये हमको सही समझ उत्पन्न करने में, विकसित करने में, परिष्कृत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा है, मुझे नहीं पता कि श्रोतागण कितना सहमत होंगे, लेकिन मुझे लगता है ये मैंने समय के साथ, अनुभव के साथ सीखी है। I would say the only task एक आदर वो बात है जो इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल थ्योरी में पीटर फ्रेडरिक स्ट्रॉसन कहते हैं। उनका कहना है दर्शन शास्त्री उसी तरह से सूत्रों का निर्माण कर रहा है, परिभाषाओं का निर्माण कर रहा है और वैचारिक सिद्धांतों का निर्माण कर रहा है, जिस तरह से एक गणितज्ञ कर रहा होगा। तो जब एक मैथमेटिशियन a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab एक फॉर्मूला हमको देता है, तो वो क्या कर रहा है? वो एक परिभाषा बना रहा है और इस परिभाषा का स्वयं में कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये परिभाषा हमको एक संभावना प्रदान करती है। इट ओपन्स अ डोर ऑफ पॉसिबिलिटीज फॉर अस कि भविष्य में जाकर हम व्यावहारिक जीवन में इसको आरोपित कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो भी परिभाषा के रूप में इसका महत्व बना रहेगा। तो आज डायनासोर ना भी पाए जाते हो, लेकिन जो डायनासोर की परिभाषा है उसका महत्व हमारे लिए अभी भी है। हो सकता है इस जगत में यूनिकॉर्न जैसी कोई भी चीज ना पाई जाए, लेकिन यूनिकॉर्न या अश्वमानव की जो परिभाषा है वो हमारे ज्ञान को परिष्कृत करती है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और हम अलजेब्राइक फॉर्मूला पे ही क्यों जाएं? जब हमें बचपन में पहली बार 2 का पहाड़ा रटाया गया तो हमारे शिक्षक ने कहा इस वक्त पे प्रश्न मत पूछो, क्योंकि ये इतना मूलभूत है कि ये आपको रटना ही पड़ेगा, वरना आप आगे की चीजों को नहीं समझ पाओगे। और आप ये भी याद रखो, ये 2 का पहाड़ा ताउम्र नहीं बदलेगा, ये जैसे का तैसा ही रहेगा। अब आप इसके बाद मैथमेटिक्स में कितना आगे बढ़ते हो सकता है आप इंटरमीडिएट तक लो या इंटरमीडिएट में भी ना लो, या फिर आप मैथमेटिक्स में पीएचडी ले लो, 2 का पहाड़ा कभी नहीं बदलेगा। ये ऐसी बेसिक फंडामेंटल अनचेंजिंग डेफिनेशन है। जब एक मूलभूत ओरिजिनल मैथमेटिशियन 2 का पहाड़ा बना रहा होगा या a plus b होल स्क्वायर की डेफिनेशन दे रहा होगा, तो वो एक फिलोसोफर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसने पहली बार एक परिभाषा बनाई और परिभाषा बनाने के बाद उसका कैसा उपयोग होगा, अच्छा उपयोग होगा, बुरा उपयोग होगा या शायद उपयोग होगा ही नहीं, ये उस मैथमेटिशियन का काम बिल्कुल नहीं था। ना तो आप इसके लिए उसे भला मानस बोल सकते हो, ना उसको बुरा मानस बोल सकते हो, क्योंकि वो निष्पक्ष होके जो कार्य उसे करना था उस कार्य को वो कर रहा है। मेरा मानना है एक दर्शन शास्त्री भी इसी प्रकार आलोचनात्मक होके वैचारिक विश्लेषण करता है और एक परिभाषा का निर्माण करता है। इस परिभाषा का प्रयोग बाद में साइकोलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स कोई भी कर सकता है और ये करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये हुआ दर्शन शास्त्र का कार्य। और इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा जो कि पीएफ स्ट्रॉसन कहते हैं, क्योंकि हम सिर्फ परिभाषाओं का निर्माण कर रहे होते हैं और उसके लिए मुझे अपनी इंद्रियों की कोई खास जरूरत है नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि इंद्रियों का महत्व नहीं होता, लेकिन इंद्रियों का प्रयोग केवल एक खास लिमिट तक किया जाएगा, एक खास बॉर्डर तक किया जाएगा, परिधि तक किया जाएगा।
जब तक आप डेटा कलेक्शन या तथ्य संग्रह कर रहे हो। एक दार्शनिक का असली काम इसके बाद शुरू होता है। हम ज्योग्राफी के, भूगोल के लोग नहीं हैं जो चीजों को नापेंगे, उनका मैप बनाएंगे। मैप भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारा काम नहीं है। हम सोशियोलॉजिस्ट की तरह इंटरव्यू भी कर सकते हैं, क्वेश्चनियर भी कर सकते हैं, सैंपल सर्वे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम ये सब कर रहे होंगे तो हम दार्शनिक की भूमिका नहीं अदा कर सकते। लेकिन जब तथ्यों का संग्रह और संकलन होके हमारे पास आ जाता है और उस संकलन के आधार पर हम कुछ वैचारिक विश्लेषण करते हैं और कुछ निश्चित सिद्धांत, परिकल्पनाएं या सीधे शब्दों में कहें तो परिभाषाएं बनाते हैं, दैट इज प्रिसाइसली फिलॉसफी। और ये करते समय हम लोग फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी नहीं कर रहे, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी के लिए हम लोग डायरेक्टली अपने सेंसेस पे डिपेंड करते हैं। तो आप बाहर जाओ और लोगों का इंटरव्यू लो और इंटरव्यू लेकर के पूछिए कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी जीतेगी। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो जर्नलिज्म में, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो इंडक्शन में, लेकिन आप फिलॉसफी नहीं कर रहे, क्योंकि आप फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी कर रहे हो, साक्षात प्रश्न पूछ रहे हो। हम सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी कर रहे हैं, बिल्कुल मैथमेटिशियन की तरह। तो डेटा हमारे पास आ गया, अब हम उनके बीच में कंसिस्टेंसी या सुसंगतता स्थापित करने का प्रयास करेंगे और इसके आधार पर शायद हम कोई परिभाषा बनाएंगे। ये उसी तरह की बात है कि मैंने एक लाल जर्सी गाय देखी, आपने एक सफेद गाय देखी और डेनमार्क के किसी व्यक्ति ने एक चितकबरी गाय देखी, और ये सारा डेटा आप लोग ने मुझे दिया और इस डेटा के आधार पर मैंने एक परिभाषा बनाई और मैंने उसे काऊ की डिफिनेशन कहा। चूंकि यह काऊ की डिफिनेशन है तो ये काउनेस को दर्शाती है। कुछ समय के बाद एक धार्मिक व्यक्ति आए और उन्होंने कहा वी शुड वर्शिप काऊ। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये काऊ की एक एस्पेक्ट, एक पक्ष को दर्शा रहा है। मैंने उसको भी अपनी डिफिनेशन में शामिल किया और इस प्रकार अपनी डिफिनेशन को परिष्कृत किया। फिर एक दूसरे व्यक्ति आए जिन्होंने कहा कि काऊ दूसरे एनिमल की तरह ही एक एनिमल है और इसी तरह से आप इसकी स्टडी करोगे, शायद वो एक बायोलॉजिस्ट रहे होंगे। उनके अभिप्राय में ये बात भी बिल्कुल सही है और उनकी बात से सीख के वैचारिक विश्लेषण करके मैंने अपनी परिभाषा को और ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा परिमार्जित किया। तो इस तरह से दर्शन शास्त्रीय द्वितीय स्तर के विश्लेषण करते हुए बिल्कुल मैथमेटिशियन की तरह एक परिभाषा का निर्माण करता है। लेकिन दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला, हम कभी भी ये दावा नहीं करते कि हमारी परिभाषा अंतिम परिभाषा है या चरमोत्कर्ष की परिभाषा है। हमेशा इसमें सुधार की गुंजाइश बनी रहेगी। एंड नंबर टू, वी आर नॉट लेक्सिकोग्राफर, मतलब हम शब्दकोश का निर्माण नहीं कर रहे, वो तो लैंग्वेज के लोग करेंगे। तो हम किस चीज की परिभाषा बना रहे हैं? अगेन ओरिजिनल चीज पे मैं वापस आता हूं। हम टर्म, पद, प्रत्यय या अवधारणा की परिभाषा बना रहे हैं। जब तक मैं ऐसा करूंगा तब तक मैं फिलोसोफर रहूंगा। इसके बाद भी हो सकता है मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण काम करूं, लेकिन वो काम करते समय मैं खुद के दर्शन शास्त्री होने का दावा बिल्कुल नहीं कर सकता। आई होप ये संतुष्टिजनक परिभाषा रही होगी। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक, गहन पूर्वक और बिल्कुल सरल शब्दों में फिलॉसफी को न केवल परिभाषित जो ऐतिहासिक परिभाषाएं हैं उसकी आपने चर्चा की, बल्कि व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा मैथमेटिशियन से तुलना करके इस तरीके से प्रस्तुत किया कि हमारे दर्शकों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए भी और जनसामान्य के लोगों को भी समझने में सुलभ होगा कि दर्शन आखिर में है क्या और वो करता क्या। सर, अगर अब अगले प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द, वैसे आपने डिफिनेशन में इस प्रश्न के उत्तर को कवर किया, फिर भी हम थोड़ा सा और विस्तार से इसको जानना चाहेंगे। व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स सब्जेक्ट एंड मैटर?
Right. So you are talking about the nature and the subject matter of philosophy. तो जहां तक नेचर की बात है, मैं इस बात को पुनः स्थापित करना चाहूंगा कि हम प्रत्यक्ष कार्य नहीं कर सकते, मतलब हम परसेप्टिबल एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ये हमारा काम ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे किए गए कार्यों के आधार पर कोई प्रत्यक्ष क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा, लेकिन कम से कम मैं तो ऐसा नहीं कर रहा। So when I am giving a definition, जैसा सुकरात दिया करते थे, तो उन्होंने जस्टिस की डिफिनेशन दी। उन्होंने हमको ये दावा कभी नहीं किया कि मैं एक जस्ट सोसाइटी का निर्माण कर रहा हूं। उन्होंने कहा हम ये मान के चलते हैं कि मानव स्वभाव ऐसा है कि अगर आप उसे कोई अच्छी चीज सिखाओगे तो वो सीख जाएगा। अमूमन इंसान बुरा इसलिए होता है क्योंकि उसको सही बात पता नहीं होती। तो एज अ फिलोसोफर, अगेन मैं कोई प्रवचन करने या समाज सुधार की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं केवल अपने तकनीकी अनुभवों के आधार पर उसे सटीक परिभाषा दे रहा हूं, जैसा सुकरात ने दिया। अब अगर वो चाहे तो इस परिभाषा के आधार पर अपने भ्रम, अपने एरर्स, अपने असमंजस, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकता है और फिर वो सही रास्ते पे चल सकता है। So I would like to repeat, the subject matter of philosophy is not applicable in nature. I'm sorry to say, but this is my personal opinion. There is nothing like practical philosophy. लेकिन अगर प्रैक्टिकल फिलॉसफी नहीं है तो मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग बातें हैं। दर्शन शास्त्र कभी भी प्रायोगिक नहीं हो सकता, वो तो सैद्धांतिक ही रहेगा। यानी मैं अपने कमरे में बैठ के खिड़की दरवाजे बंद करके, पर्दे लगा करके, पेन, पेपर, लैंग्वेज और रैशनल फैकल्टी, इन चार चीजों का प्रयोग करके दिए गए डेटा में से कोई कंक्लूजन, कोई थ्योरी, कोई डेफिनेशन निकाल सकता हूं। अब जब वो डेफिनेशन आ गई तो उसके आधार पर आप बेशक उसको प्रैक्टिस में लाओ, एप्लीकेशन में लाओ, प्रयोग में लाओ, और ये करोगे तो आप अच्छा ही करोगे क्योंकि आप हमें सार्थकता दे रहे हो। लेकिन अगेन ये हमारा काम नहीं है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह से जब नील बोर ने पहली बार एटम का मॉडल हमको दिया या रदरफोर्ड ने दिया, तो उन्होंने केवल एटम की संरचना के बारे में चर्चा की और एक सटीक निष्कर्ष तक पहुंचे। ये उन्होंने एक डायग्राम के माध्यम से किया। हम लोग भी फिलॉसफी में फ्लो चार्ट या माइंड मैपिंग या कंसेप्चुअल रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्या नील बोर को हम अच्छा या बुरा बोलेंगे क्योंकि उनके एटम के मॉडल के आधार पर एटम बॉम्ब बनाया गया? तो उत्तर होगा नहीं, क्योंकि एज अ थ्योरेटिकल साइंटिस्ट, थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट, नील बोर हो या रदरफोर्ड हो या जेम्स चैडविक हो, इनका काम केवल एटम की आंतरिक संरचना को स्पष्टीकरण, क्लैरिफिकेशन प्रदान करना था। अब उसके बाद आप न्यूक्लियर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करोगे या एटम बॉम्ब बना करके हिरोशिमा और नागासाकी पे बरसा दोगे, दैट इज अ सेपरेट फील्ड। Of course, that is the applied aspect of the model given by Bohr, Chadwick and Rutherford. लेकिन उससे आप आगे चल के व्यावहारिक रूप से क्या करोगे, ये साइंटिस्ट का काम थोड़ी ना है। उसी तरह से एक बार आपने दर्शन शास्त्र पढ़ लिया, यहाँ पे फिलॉसफी की सब्जेक्ट मैटर समाप्त हो जाती है। हमने टर्म्स बना दिए, कॉन्सेप्ट्स बना दी, डेफिनेशन बना दी, सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी कर ली। अब इस समझ के आधार पर आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करो, फेमिनिज्म को सपोर्ट करो, कम्युनिज्म लाना चाहो, सोशलिज्म लाना चाहो, वेदों की ओर वापस लौटना चाहो, धर्म का सम्मान करो, धर्म का निषेध करो, ये आपका पर्सनल ओपिनियन है और ये एक्सटेंशन ऑफ फिलॉसफी है। But extension of philosophy cannot become the real discipline, which is philosophy.
बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इस जो प्रयोगात्मक दर्शन है और दर्शन का प्रयोगात्मक प्रयोग दोनों के अंतर को स्पष्ट किया आपने। जैसा आपने अभी कहा कि फिलॉसफी इज द सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी, तो यहाँ पे हमारे साथियों के लिए आप थोड़ा सा और क्लियर कर देते व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी एंड व्हाट इज द सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। राइट, दिस इज अ वेरी वाइटल क्वेश्चन जो हर फिलोसफी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर में हो या हमारे आपके जैसे पीएचडी करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में आ चुके हों, या कोई शिक्षा के क्षेत्र में ना भी हो। ये एक बेसिक डिस्टिंक्शन है डिसिप्लिन की जो हमको पता होनी चाहिए। अब फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंस मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा श्रोताओं के लिए और दर्शकों के लिए स्पष्ट करना चाहूंगा। आप बार बार पाओगे कि फिलॉसफी में मैं एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करूंगा, और वो एग्जाम्पल किताबी एग्जाम्पल नहीं होंगे, आमतौर पे हमारे जीवन के एग्जाम्पल होंगे, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे उदाहरणों के द्वारा ही हम चीजों को स्पष्ट कर पाते हैं। I mean, we don't have tools, we don't have lab, we don't have anything else apart from our language or and our mental activity. तो हम अपनी बात के लिए उदाहरणों का प्रयोग तो करेंगे ही, तो आप इसके लिए मुझे क्षमा भी कर सकते हो। एनीवेज, मान लीजिए कि आपको एक नई कार खरीदनी है। जब आप शोरूम में जाते हो और उस कार को खरीदने के बाद ड्राइव करते हुए बड़े शान से बाहर निकलते हो, तो वो कार आपके लिए फर्स्ट हैंड होती है। फर्स्ट हैंड इसलिए होती है क्योंकि आप उस कार के पहले ड्राइवर हो, आपसे पहले उस सीट पर कोई नहीं बैठा। मतलब अगर बैठा भी होगा तो चेक करने के लिए बैठा होगा, एज एन ओनर, मतलब जिसको आप कहेंगे उसकी प्राप्ति तो पहली बार आपको हुई है, यू आर द रिसीवर। अब उस समय ये कार आपकी फर्स्ट हैंड प्रॉपर्टी है। कुछ सालों तक उस कार का इस्तेमाल करने के बाद शायद आप उससे उब गए या कोई नया मॉडल आ गया और अब आपको लगा कि इस कार को मुझे सेल आउट कर देना चाहिए। तो आप अभी मैं एडवर्टीजमेंट देख रहा था कार्स 24 का, तो आपने कार की एक फोटो खींची और उस क्लिप को आपने कार्स 24 पे डाल दिया और किसी व्यक्ति ने आपको फोन किया और कहा मैं आपकी कार खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, और आपने अपनी कार को उस व्यक्ति को बेच दिया। गौर कीजिए, कार वही है, लेकिन अब वो फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट कस्टमर नहीं रह गया, वो सेकंड कस्टमर बन गया। और इसके बाद वो किसी और को कार बेचे और वो किसी और को कार बेचे, तो ये थर्ड हैंड या फोर्थ हैंड नहीं बनती, उसको हमेशा सेकंड हैंड ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कार का पहला अनुभव उसका हुआ जो कि शोरूम से कार लेके आया, और दूसरा अनुभव हर उस व्यक्ति का हुआ जो पहले के बाद आया उस क्रमिक व्यवस्था में। अध्ययन में भी हम लोग ऐसा ही करते हैं। तो कुछ लोगों की ये जॉब होती है, इसका नेचर होता है कि वो डेटा कलेक्शन पे डिपेंड करते हैं, और इस डेटा कलेक्शन के लिए आपको एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ता है। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप मार्केट में जाके डेटा सर्वे करो, तो सतीश जी को सच में मार्केट में जाना पड़ेगा, वो घर में बैठे बैठे डेटा सर्वे नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे कहे एग्जिट पोल्स के लिए रिजल्ट लेकर के आओ, तो आपको सच में माइक लेके जाना पड़ेगा, लोगों को रोकना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर आपसे कोई सच में पूछे कि अफ्रीका की माइंस में डायमंड पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, तो आपको फिजिकली वहां पे जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको लेट्स से ज्योग्राफी या भूगोल के फील्ड में पता लगाना है कि इस फील्ड का नाप कैसा है, तो आपको सच में इंची टेप लेकर के फील्ड में जाना पड़ेगा और फिजिकली चीजों को नापना पड़ेगा। तो अधिकांश ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे हम फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी कर रहे होते हैं। जब आप लैब में जाकर के हैमस्टर यानी सफेद चूहे का डिसेक्शन करते हो क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, तो आप फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी करते हो, क्योंकि आप ही डिसेक्शन करोगे, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं कर सकता।
या फिर केमिस्ट्री की लैब में आपको पोटेशियम परमैंगनेट का टाइट्रेशन करना है, तो एक्चुअली द इंडिविजुअल इज सपोज्ड टू गो देयर एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाट लैब इज अबाउट। तो आप फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी कर रहे होंगे। ऐसी बहुत सारी विधाएं होती हैं, लेकिन कुछ विधाएं ऐसी होती हैं जहां पे आपको एक्चुअली फिजिकली प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं होता। डेटा किसी और ने लाकर आपको दिया और ये मानते हुए कि वो डेटा विश्वसनीय है, आप केवल उस डेटा की एनालिसिस करते हो और कुछ निष्कर्ष निकालते हो, कुछ परिभाषाएं बनाते हो, कुछ सिद्धांत बनाते हो। ये कार्य मैं अपने कमरे के अंदर बंद होके करता हूं। मतलब मुझे बाहर जाके सर्वे करने की आवश्यकता नहीं है, और ऐसा करते समय मैं अपनी श्रेष्ठता नहीं सिद्ध कर रहा हूं, बल्कि मैं एक समन्वय का महत्व को बता रहा हूं। यानी जिसने फर्स्ट ऑर्डर कार्य किया वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन कार्य यहां पर समाप्त नहीं होता। उस डेटा की एनालिसिस भी होनी चाहिए जो कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। वो कौन होगा? वो सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी करने वाला व्यक्ति होगा। जैसे जब हम अरिथमेटिक पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, ज्योमेट्री पढ़ते हैं, फिलॉसफी करते हैं, तो हम सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी कर रहे होते हैं। तो एक ज्योमेट्री का प्रोफेसर, ज्यामितीय का विशेषज्ञ आपको परफेक्ट सर्किल बना के देता है। परफेक्ट सर्किल कहीं होता है क्या? Actually does not exist. If somebody asks where is the perfect circle or perfect triangle, so my only response would be it exists here. यहीं पे होता है और कहीं नहीं होता है। अगर कोई मुझसे पूछ ले 1 2 3 4 की संख्या कहाँ होती है, आई एम स्टिल लॉस्ट, क्योंकि मैंने एक पेपर देखा, एक पेन देखी, एक काऊ देखी, लेकिन एक की संख्या नहीं देखी। तो एक की संख्या कहां पर होती है? अगेन तो उदाहरण के लिए देखा जाए, जब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हमने अपने बच्चों को संख्या सिखाते समय हमने उनको सिखाया कि 2 एप्पल प्लस 2 एप्पल वुड मेक 4 एप्पल। लेकिन अगर बच्चा पलट के हमसे पूछ ले, इसमें मुझे एप्पल तो दिखाई दे रहे हैं, 2 कहां पे है या प्लस का साइन कहां पे है, तो आप बताओगे 2 की संख्या समझने के लिए है, दिखाने के लिए नहीं है। अगर एक तकनीकी दार्शनिक के तौर पर मैं कहना चाहूं, तो 2 की संख्या या 2 की संख्या वैचारिक है, प्रत्यक्षात्मक नहीं है। तो ये कहा जाएगा कि फिर 2 की संख्या का इजाद क्यों किया गया? तो मेरा जवाब होगा क्योंकि 2 की संख्या के माध्यम से ही हम एप्पल्स को व्यवस्थित रूप से समझ सकते हैं। तो वो बच्चा मुझसे पूछेगा 2 की संख्या बनाई किसने होगी? तो मेरा जवाब होगा जिसने पहली बार 2 की संख्या बनाई होगी वो एक सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी कर रहा होगा, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष की चीजों के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन जो प्रत्यक्ष की चीजों का डेटा हमको मिला, इसका वैचारिक विश्लेषण किया और कुछ परिभाषा बनाई। वो परिभाषा किस चीज की थी? 1 2 3 4 संख्याओं की थी। वो परिभाषा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की थी, और वो इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की थी। क्या उसने वास्तव में बाहर जाके एप्पल को देखा होगा? देखा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि 2 घोस्ट और 2 घोस्ट मिलके 4 घोस्ट होते हैं, लेकिन मैंने कभी भी घोस्ट को देखा नहीं। लेकिन फिर भी इस कथन का आशय स्पष्ट है, क्योंकि मुझे 2 और जोड़ और बराबर और 4 की संख्या के बारे में ज्ञान है। जब मैं ऐसा काम कर रहा हूं,
तो मैं फिलॉसफी कर रहा हूं, जब मैं ऐसा कार्य कर रहा हूं तो मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूं। अब इसके साथ एक छोटी सी आलोचना भी जुड़ी हुई है। जब मैं ऐसी परिभाषा दे रहा हूं तो मुझे पता है कुछ लोग मुस्कुरा भी सकते हैं और आपको पूरा अधिकार है, क्योंकि आप इसको एक और नाम से बुलाएंगे, आप इसको आराम कुर्सी पे बैठे हुए चिंतक का नाम देंगे, and you would allegate me that I am doing armchair philosophy, and I proudly accept this allegation. आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन तब बात थोड़ी सी गलत हो जाती है जब कोई ये दावा करे कि मैं एक ऐसे अंधे व्यक्ति की तरह हूं जो एक अंधेरे कमरे में काली बिल्ली को खोज रहा है। आई वुड अपोज दिस, क्योंकि क्योंकि अंधेरे कमरे में भी बिल्ली को खोजना उतना ही अनिवार्य है जितना एक रोशन कमरे में। और खोजने की प्रक्रिया केवल आंखों से नहीं होती, हमारी नाक से भी होती है, हमारे स्पर्श से भी होती है, हमारे सुनने से भी होती है। मुद्दा यह है कि अलग अलग प्रमाणों को आप समझोगे कैसे और इनको स्वीकार कैसे करोगे, तो हमें इन प्रमाणों की भी परिभाषा बनानी पड़ेगी, और ये काम एक दार्शनिक ही करेगा और प्रमाण मीमांसा में करेगा। So still a philosopher is an inevitable entity for the society despite all the allegations. तो ये है फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की इंक्वायरी। एक छोटी सी बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा, एक नया टर्म आया है जिसको हम लोग थर्ड ऑर्डर इंक्वायरी कहकर भी बुलाते हैं। संभवतः हम सबने सुना हुआ है, लेकिन ये एक नया इजाद किया हुआ टर्म है जिसका मतलब मुझे कुछ खास समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, जब आपने पहली बार कार खरीद ली तो वो आपकी फर्स्ट हैंड कार है। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कोई भी व्यक्ति उस कार को प्राप्ति करेगा, वो सेकेंड हैंड कार ही रहेगी। उसी तरह से एक बार तथ्यों की प्राप्ति के बाद आप उसका विश्लेषण करो, पुनर्विश्लेषण करो, पुनर्विश्लेषण करो, वो रहेगी सेकेंड ऑर्डर इंक्वायरी। तो मैं थर्ड ऑर्डर इंक्वायरी तक जानबूझकर नहीं जाना चाहूंगा और इसे एक अनावश्यक क्रियाकलाप मानूंगा। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे उदाहरण से कार के माध्यम से स्पष्ट कर दिया। हम सब लोग व्यवहार में देखते हैं कि कार 2 से 3 बार रीसेल हुई है और हमेशा हर कोई यही कहता है मैं सेकंड हैंड कार लेकर आया, कोई नहीं कहता कि मैं थर्ड हैंड और फोर्थ हैंड कार लेके आया जी। जैसे आपने बताया कि ये जो थर्ड ऑर्डर इंक्वायरी की बात है, कुछ लोग जो अप्लाइड फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो उसको थर्ड ऑर्डर इंक्वायरी जैसे कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अप्लाइड फिलॉसफी जैसी कोई चीज़ नहीं है। फिलॉसफिकल थ्योरी को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो फिलॉसफी नहीं है, वो कुछ और है। अब हम थोड़ा सा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ओरिएंटल और ओरिएंटल ट्रेडिशन है, इसके बीच का अंतर क्या है? जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आजकल तो ये कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो भी जाता है। तो ओरिएंटल ट्रेडिशन, जिसको हम लोग पूर्वीय परंपरा के रूप में स्वीकार करते हैं, या ऑक्सीडेंटल ट्रेडिशन जिसको हम लोग पाश्चात्य परंपरा के रूप में स्वीकार करते हैं, इसके बारे में एक बृहद चर्चा हो चुकी है और जाने अनजाने में शायद हम लोग का ब्रेन वॉश इस तरह से किया गया है तो आपने एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। ओरिएंटल यानी कि पूर्वीय परंपरा और ऑक्सीडेंटल या पाश्चात्य परंपरा के मध्य विभेद के बारे में शायद हम लोग को कुछ इस तरह से सिखा दिया गया है, मतलब ही मान लेते हैं कि वो पाश्चात्य का विरोधी होगा और पाश्चात्य का मतलब मान लेते हैं कि वो पूर्वीय का विरोधी होगा। आई डू नॉट एग्री विद दैट। मुझे लगता है a philosopher is a philosopher. It does not matter whether the person is in the East tradition or in the West tradition. तो चाहे वो न्यायिक हो, सुकरात हो, यूनानी दार्शनिक हो या बौद्ध दार्शनिक हो, कार्य तो सबका एक ही है
और वो कार्य है पदों का वैचारिक विश्लेषण करना। किस संदर्भ में आप कर रहे हो, वो टॉकिंग अबाउट पेरेनियल इश्यूज, ये संदर्भों और पृष्ठभूमि पर आधारित हो, ये तो अनिवार्य नहीं है। तो ऐसे में पूरी दार्शनिक ही करेगा, चाहे वो पाश्चात्य जगत में हो या वो पूर्वीय जगत में हो। और यहाँ पर एक बात और भी है कि अगर आप पूर्वीय और पाश्चात्य के बीच में विभेद कर रहे हो, तो आपको अपनी परिभाषा को और ज्यादा फ्लेक्सिबल या लचीला बनाना पड़ेगा। पूर्वीय से आपका मतलब क्या है? क्या केवल भारतीय सनातन परंपरा ही पूर्वीय है? देन आई वुड डिसएग्री, क्योंकि यहाँ पे लोकायत परंपरा भी है, बौद्ध परंपरा भी है, जैन परंपरा भी है, संगम साहित्य भी है, और यही क्यों हमारे पास कॉन्फ्यूशियस और मोत्जू का भी लंबा चौड़ा ट्रेडिशन परंपरा रही है। केवल यही क्यों, अगर हम लोग मिडिल ईस्ट में चले जाएं तो हमारे पास इब्नुल अरबी, इब्नुल खदम, इब्न बतूता, अविसेना जैसे अनेकानेक चिंतक रहे। तो पहला प्रश्न तो मेरा ये होगा कि आप पूर्वीय से समझ क्या रहे हो? डू यू मीन एक्चुअली साउथ एशियन? तब तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर इस तरह से वर्गीकरण बढ़ता ही चला जाएगा। और जब आप पाश्चात्य की बात कर रहे हो तो मेरा जवाब और प्रश्न होगा, कौन सा पाश्चात्य? यूनानी पाश्चात्य? लेकिन यूनानी पाश्चात्य भी दो अलग अलग है, एक प्योरली ग्रीक जिसको हम हेलेनिक बोलेंगे, और एक रोमन ग्रीक जिसको हम हेलेनिस्टिक ग्रीक बोलेंगे। और इसके बाद एक और है जिसकी चर्चा कम आती है, जिसे हम लोग मैसिडोनियन ग्रीक कह करके बुलाते हैं, जहां पे फिलिप और एलेक्जेंडर की चर्चा आती है। तो हम लोग मानते हैं हेलेनिस्टिक का मतलब रोमन ग्रीक है, लेकिन शुरुआत तो मैसिडोनियन ग्रीक से होती है, जो बाद में रोमन ग्रीक बन जाता है। इसी तरह की समस्या मध्यकालीन दर्शन में भी आती है, जब हम अपने क्लास में एक स्वीपिंग जनरलाइजेशन दे देते हैं कि पूरा का पूरा मध्यकाल अंधकार युग रहा होगा। ऐसा हो सकता है क्या? जब छोटे से 600 साल के यूनानी इतिहास में हमें इतने परिवर्तन देखने को मिले, जब छोटे से छठी शताब्दी के भारतीय इतिहास में हमें 16 अलग अलग जनपद मिलते हैं, जिनके अलग अलग धर्म, अलग अलग परंपराएं, अलग अलग सिद्धांत हैं, तो आप तकरीबन 1400, 1500 या 1600 सालों के मध्यकाल को केवल एक वर्ड से डिफाइन कर देते हो और उसे डार्क एजेस बोलते हो। आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद दैट। फिर मेरे पास सवाल होता है, कौन सा पाश्चात्य? प्राचीन पाश्चात्य, मध्यकालीन पाश्चात्य या आधुनिक पाश्चात्य? मैंने अपने अनुभव में देखा है कि आज के समय के एथेंस में जाकर के अगर आप ये परिकल्पना करो कि हर कोई सुकरात को जानता होगा, हर कोई एरिस्टोटल की फॉर्म एंड मैटर को जानता होगा, और हर किसी ने प्लेटो की रिपब्लिक पढ़ी होगी, तो ये विडंबना है। ऐसा नहीं होता। अधिकांश यूनानी नागरिकों को इस समय पता ही नहीं है कि रिपब्लिक में क्या लिखा गया होगा, या कार्माइडिस नाम का भी कोई डायलॉग होगा। और हम यूनानियों की बात क्यों करें, हम अपनी बात करते हैं। भला हम में से कितने लोग बता सकते हैं कि कितने शुद्ध रूप से पुराने हैं जो कि हम लोग के संस्कारों में सम्मिलित हैं? हम में से कितनों को पता होगा कि अलग अलग संहिता में क्या लिखा गया है? हम में से कितनों को पता होगा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उपनिषदों को नहीं पढ़ना है? हम में से कितनों को पता होगा कि लोक संग्रह के बिना स्थित प्रज्ञ अपूर्ण रहता है? हम में से कितनों को पता है कि सोक्रेटिस संभवतः कोई था ही नहीं? हम में से कितने लिटरेचर वालों को पता है शेक्सपियर नाम का कोई व्यक्ति था भी या नहीं था? ये विवादित प्रश्न है। तो जब आप ये बड़े गर्व से कहते हो कि मैं भारतीय हूं और वो यूरोपियन है, तो मेरा सवाल होगा, कौन से भारतीय और कौन से यूनानी? आपने पीले रंग का कुर्ता पहना है, बसंती रंग का, मैंने एक शर्ट पहनी है। दोनों किसी न किसी कंपनी से खरीदे गए होंगे और वो कंपनी का नाम विदेशी होगा।
भले ही वो इंडियन हो लेकिन उसका नाम विदेशी होगा। आप और मैं जिस लैपटॉप पे काम कर रहे हैं ये इंडियन ब्रांड नहीं है, और जिस जूम मीटिंग का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो जूम भी इंडियन इन्वेंशन नहीं है। तो हम कितने भारतीय हैं और कितने पाश्चात्य हैं, ये बड़े विवाद का विषय है। आज के समय का एक युवा तर्क संग्रह से ज्यादा क्लोजनेस या प्रॉक्सिमिटी, नजदीकी महसूस करेगा चेतन भगत के लिखे हुए नॉवेल से, जो कि इंग्लिश में लिखी होगी। तो हमारे पाश्चात्य या पूर्वी होने के मापदंड क्या हैं, क्यों ना पहले इसको परिभाषित कर लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसे परिभाषित करना, मुझे लगता है अलग अलग मापदंड बनाए जा सकते हैं। पहला मापदंड तो भौगोलिक होगा, यानी इतनी परिधि के अंदर जो होगा वो पूर्वीय दार्शनिक होगा और इस परिधि के बाहर वाला पाश्चात्य दार्शनिक होगा। तो मेरा सवाल होगा, भला कौन पूर्वीय हुआ? क्योंकि पूर्व की परिधि अगर अफगानिस्तान तक फैली हुई थी तो आप किसी अफगान सूफी को भारतीय दार्शनिक मानोगे या नहीं मानोगे? अगर गालिब साहब कराची में बैठ करके अपने शेर लिखा करते थे तो आप उनको भारतीय शायर मानोगे या नहीं मानोगे? उसी तरह से पाश्चात्य जगत में अधिकांश यूनानी दार्शनिक, हम सबको पता है, क्रेता से आए, कॉरिंथ से आए, इटली से आए, सिसिली से आए, और हम उनको यूनानी दार्शनिक कहते हैं। तो क्या वो यूनानी दार्शनिक हैं? ये विवाद का प्रश्न है। एक रुचिकर तथ्य ये भी है कि एक दार्शनिकों का समूह है जो पाश्चात्य दर्शन का आरंभ ही फ्रांसिस बेकन और डेकार्ट से मानता है। उनका कहना है यूनानी कुछ और लोग थे जो कुछ महत्वपूर्ण कर रहे होंगे, लेकिन हम उनको अपना पूर्वज नहीं मान सकते। अब आप ऐसे लोगों का क्या करोगे? क्या उनको सिरे से खारिज कर दोगे? लेकिन अगर आप उन्हें सिरे से खारिज करते हो तो समस्याएं हमारे यहां भी आएंगी। नॉर्थ ईस्ट का लिटरेचर हमारा लिटरेचर है कि नहीं? संगम का लिटरेचर हमारा लिटरेचर है कि नहीं? और बाटी चोखा हमारा है तो मसाला डोसा हमारा है कि नहीं? तो पूर्वीय और पाश्चात्य का ये विभेद मेरी तो नहीं समझ में आता, लेकिन अगर मुझे फिर भी विभेद करना हो तो मैं विभेद सिर्फ एक आधार पर करूंगा, वो है अलग अलग दर्शन करने का प्रयोजन, कि आप दर्शन कर क्यों रहे हो। तो इस आधार पर कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसे सारे महत्वपूर्ण चिंतक स्वीकार करते हैं, जो मेथोडोलॉजी ओरिएंटेड है, पर्पस ओरिएंटेड है, और मैं इनका इस्तेमाल करना चाहूंगा। उदाहरण के लिए, पाश्चात्य जगत में जब भी प्राचीन से आधुनिक तक सारे चिंतक अपनी चर्चा करते हैं तो केवल एक उद्देश्य, एक प्रयोजन का दावा करते हैं, और वो प्रयोजन है एक मानसिक प्रक्रिया और उससे उत्पन्न होने वाली संतुष्टि। अर्थात फिलॉसफी इज डन नॉट एज अ वोकेशन बट एज अ प्रोफेशन। अर्थात मैं अपनी रोजी रोटी के लिए फिलॉसफी नहीं कर रहा, ये मेरी रुचि है, मेरा शौक है, मेरी आदत है, इसलिए मैं फिलॉसफी कर रहा हूं। और यही वजह है कि अधिकाधिक पाश्चात्य दार्शनिक कभी भी पेशे से दार्शनिक नहीं थे, सोफिस्ट को छोड़ करके। वो अपने जीवन यापन के लिए तो कुछ और किया करते थे, खाली समय में फिलॉसफी किया करते थे। तो थेलीस ने भी ये बात कही कि अगर मुझे पैसे कमाने हो तो मैं ऑलिव्स या जैतून उगा करके बहुत पैसे कमा सकता हूँ, बट दिस इज नॉट माई वोकेशन, ये मेरा रोजगार परक नहीं है। फिलॉसफी तो मैं मेंटल एक्सरसाइज के तौर पे करता हूँ, कुछ इसी प्रकार जिस प्रकार आपने न्यूज़पेपर खोला, उस पे सुडोकू का गेम दिया हुआ है और आपने फौरन पेन उठाई और उसको सॉल्व करने लगे। आपके घर वाले आपसे पूछते हैं कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो, क्या इससे कोई फायदा होना है? तो शायद आपका जवाब होगा, इससे मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, लेकिन मुझे एक मानसिक संतुष्टि मिल रही है। आप ये भी जवाब दे सकते हो कि जिस तरह से शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मैं योगा करता हूं, मैं जॉगिंग करता हूं, उसी तरह से मानसिक स्वास्थ्य के लिए मैं कुछ मेंटल डिस्कशन करता हूं, जो कि फिलॉसफी है।
इससे ज्यादा चीजों का दावा पाश्चात्य जगत में नहीं किया गया। लेकिन इसके विपरीत भारतीय दर्शन, अगर हम इसको भारतीय दर्शन कहें तो, वरना मैं तो केवल दर्शन कहना चाहूंगा, भारतीय दर्शन नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर हम इसे भारतीय दर्शन बोले तो भी हमें याद रखना पड़ेगा एक समान प्रयोजन तो है, और उसे हम मुमुक्षत्व कह करके बुलाएंगे, जिसे हम कहेंगे मोक्ष की अभिलाषा, अर्थात मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग या अदृष्ट की प्राप्ति के लिए ही समस्त दार्शनिक क्रियाकलाप किया जाता है या फिर किया जाना चाहिए। तो ये एक कॉमन फैक्टर है जो सारे के सारे भारतीय संप्रदायों में पाया जाएगा। अब गौर करने लायक बात यह है, वेस्टर्न कमेंटेटर्स जैसे अल्बर्ट श्वीट्जर, डेल रीप और डब्ल्यू.टी. स्टेस इस बिंदु के कारण भारतीय दर्शन की आलोचना भी करते हैं। जब वो कहते हैं, इनफैक्ट वो 3 अलग अलग अभियोग लगाते हैं भारतीय दर्शन पर। जब वो पहला अभियोग लगाते हैं, आप तो सोटेरियोलॉजी कर रहे हो, जिसका मतलब है आप केवल मोक्ष शास्त्रीय परिचर्चा कर रहे हो, और जब आपको, और अगर आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा तो आप दर्शन करना छोड़ दोगे, क्योंकि आपके लिए मानसिक व्यायाम नहीं था। बात सही भी है, लेकिन इसका जवाब हमें राधा कृष्णन में मिलता है, जब वो कहते हैं ये बात सही है कि भारतीय दर्शन मुमुक्षत्व के लिए कार्य करता है, लेकिन अगर मुमुक्षत्व को वहीं से शुरू करें। तो जब पाश्चात्य दार्शनिक, जैसे कि पाश्चात्य दार्शनिक तो नहीं कहूंगा, पाश्चात्य कमेंटेटर्स कहूंगा, जैसे अल्बर्ट श्वीट्जर, डेल रीप, डब्ल्यू.टी. स्टेस भारतीय दर्शन पर ये आक्षेप लगाते हैं, और ये आक्षेप आप क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ ग्रीक फिलोसफी जो डब्ल्यू.टी. स्टेस ने लिखी है, इसके पेज नंबर 14 से लेकर 18 तक पर आपको मिल जाएंगे, अगर आप पढ़ना चाहो तो वहां पे वो पहला अभियोग लगाते हैं कि भारतीय दर्शन मोक्ष शास्त्रीय है, सोटेरियोलॉजिकल है, और जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो आप दर्शन करना समाप्त कर दोगे। बात सही भी है, हम मोक्ष शास्त्रीय तो हैं, लेकिन इसका जवाब राधा कृष्णन देते हैं जब वो कहते हैं भारतीय दर्शन मोक्ष शास्त्रीय तो है, लेकिन ये इतना समर्थ है कि अगर आप मोक्ष शास्त्र की अवधारणा को काट कर फेंक दो, उसके बावजूद ये स्वयं में स्थिर बना रहता है। उदाहरण के लिए, अगर आप न्याय दर्शन में एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट मान लो कि हम मोक्ष की चर्चा करें ही ना, उसके बावजूद अपने अनुमान के विस्तृत विश्लेषण के लिए न्याय महत्वपूर्ण बना रहेगा। अगर आप भागवत गीता से स्थित प्रज्ञ की अवधारणा को निकाल भी दो, फिर भी अपने प्रारब्ध, दैव, पुरुषार्थ और लोक संग्रह के लिए यह महत्वपूर्ण बना रहेगा। अगर बौद्ध दर्शन से आप निर्वाण और अरहत को निकाल भी दो, फिर भी अपने अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत समुद्रवाद, क्षणिकवाद, कम्मवाद और अनात्मवाद के लिए बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण बना रहेगा। दूसरा अभियोग जो उन्होंने लगाया कि इंडियन फिलॉसफी इज टू पोएटिक इन नेचर। हम बात करते रहते हैं, बात करते करते कविताएं करने लगते हैं, बात करते करते ऐसे उदाहरण देते हैं जो पाश्चात्य चिंतकों की समझ में नहीं आते। उदाहरण के लिए, आज मेरी क्लास चल रही थी तो किसी ने बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा कि शंकराचार्य ने ये कैसे कह दिया कि एक ही ब्रह्म अलग अलग आत्मा में दिखाई देता है, और उन्होंने ये उदाहरण कैसे दे दिया कि एक पात्र में जल भर के रखिए और उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा चंद्रमा का, तो उसी प्रकार का संबंध जीव और ब्रह्म में है। नाउ प्रश्न का उत्तर तो हम सभी दे सकते हैं और हम सबको सर्वविदित है, लेकिन उसका दावा यह था कि आप फिलॉसफी करते करते पोएट्री क्यों करने लगे। यानी अभी तो आप पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, जीव जगत माया के संबंध की बात कर रहे थे, और अभी आप चंद्रमा की, उसके प्रतिबिंब की और उसके प्रति प्रेम की भावना की बात करने लगे। आर यू नॉट बीइंग टू पोएटिक इन नेचर? तो बात तो सही है, और वेस्टर्न कमेंटेटर्स का ये कमेंट भी सही है। फिर इसका उत्तर हम लोग को पीटी राजू की कंपैरेटिव फिलॉसफी की किताब में मिलता है, जब वो कहते हैं
ये बात सही है कि हम काव्यात्मक हैं, सौंदर्य शास्त्री हैं, लेकिन क्या आप नहीं हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सा टर्म है। जब प्लेटो ने गुफा के मिथक या एलेगोरी ऑफ द केव की बात की, तो वो भी साम्यानुमान का इस्तेमाल कर रहे थे। जब सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी करते हुए एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट की थी, तो वो भी काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। और तब की बात क्यों करें, अगर हम आधुनिक काल में भी जाएं और निकोलस मालब्रांक के जब अवसरवाद या ओकेजनलिज्म का सिद्धांत देते हैं मनस देह संबंध को स्थापित करने के लिए, वो भी काव्य का इस्तेमाल करते हैं। स्पिनोजा समानांतरवाद की बात करते हुए नदी के दो बहते हुए किनारों की बात करते हैं। लाइबनिज प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी को स्थापित करने के लिए ऑर्केस्ट्रा का एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या आप सब काव्यात्मक नहीं हो? क्या आप लोग साम्यानुमान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो? और इसी आधार पर मेरा ये दावा था, आई डोंट हैव टूल्स, आई डोंट हैव लैब, आई डोंट हैव फील्ड वर्क, आई हैव गॉट अ पेन, पेपर, माय माइंड एंड माय लैंग्वेज। तो इस अभियोग को भी खारिज किया जाता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण अभियोग लगाया जाता है वो ये है कि आप पलायनवादी हो। ये अभियोग हम सब ने पढ़ा है, दत्तायन चटर्जी में दिया गया है पहले चैप्टर में। इसका उत्तर भी हम सबको पता है कि पलायनवादी तो हम हैं, लेकिन हमारा पलायनवाद अंतिम नहीं है, बल्कि एक मार्ग है जिसके द्वारा हम समस्या का वास्तविक समाधान चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि मैं अपना मुख ही मोड़ लूं समस्या से। दूसरा तरीका है मैं समस्या की आंखों में आंखें डालकर देखूं, अपनी कमजोरी को समझूं और फिर अपनी कमजोरी को सुधारते हुए एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचूं। शायद यही काम इंडियन फिलॉसफी कर रही है और इसका साक्षात प्रमाण हमको चत्वारि आर्य सत्यानि में मिलता है। जब हम सर्वम दुखम तो बोलते हैं, अगर हम यहाँ पर रुक जाते तो हम पलायनवादी कहलाते, लेकिन हम यहाँ पे रुकते नहीं हैं। हम रुकते कहाँ पे हैं? सर्वम दुखम कारणम निरोधम मार्ग प्रतिपदा। कारण भी है, निवारण भी है और निवारण का एक निश्चित मार्ग भी है। तो इस तरह से भारतीय, या जिसको आप पूर्वीय बोलोगे या पाश्चात्य, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल के बीच का डिबेट चलता रहता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप कोई विभाजन करना चाहते हो तो केवल वो प्योरली मेथोडोलॉजिकल होगा। जैसे एरिस्टोटल फॉर्मल लॉजिक कर रहे हैं, इंडिया में कभी से भी फॉर्मल लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया फॉर्मल लॉजिक का अभिप्राय ही क्या है, जब आप उसे आगे चल के आरोपित ना कर सको। तो हम फॉर्मल लॉजिक नहीं करते, हम एक्चुअली प्रेडिकेटिव लॉजिक ही कर रहे होते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे विभेद तो पाए जाते हैं, बट अगर मूलतः मैं कहूं तो मुझे पूर्वीय चिंतन और पाश्चात्य चिंतन में कोई फर्क नहीं दिखाई देता, और ना तो मैं किसी को श्रेष्ठ मानता हूं, ना ही किसी को निम्नतर कहने का दावा कर सकता हूं। जी हाँ, आपने बहुत सही ढंग से एक बैलेंस, एक संतुलित अप्रोच प्रस्तुत की है। भारतीय चिंतन परंपरा इस बात का विरोध करती रही है कि हम न्याय कहते हैं, काक दंत परीक्षा नहीं करते हैं, मतलब अनायास हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ फॉर्मल लॉजिक नहीं। सर, एक और डिवीजन की बात है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? फिलॉसफी को हम एंशिएंट फिलॉसफी, मॉडर्न फिलॉसफिकल ट्रेडिशन, कंटेम्परेरी तरीके की भी डिवीजन की बात करते हैं, ये कहाँ तक न्यायोचित है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, और आपके क्वेश्चन के, आपके प्रश्न के साथ मैं एक और प्रश्न जोड़ देना चाहूंगा जो हमारे श्रोता को बहुत ही रुचिकर लग सकता है। आई एम नॉट श्योर कि इसके ऊपर कभी आपने गौर किया या नहीं गौर किया, और अगर नहीं किया तो गौर करना चाहिए। हम में से जितने भी लोगों ने पाश्चात्य दर्शन की कोई भी किताब पढ़ी, प्रारंभिक किताब पढ़ी, उसका नाम कैसा होता है? उसका नाम होता है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी। चाहे आपने फ्रैंक थ्री से शुरू किया हो, चाहे आपने फाल्केनबर्ग से शुरू किया हो, और फ्रेडरिक कॉपलस्टोन ने तो 8 बड़े बड़े वॉल्यूम लिख दिए हैं हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी के नाम से। वो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं कह रहे,
वो केवल हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी कह करके बुला रहे हैं। क्या उसमें भारतीय दर्शन है? नहीं है। क्या उसमें अरबी दर्शन है, इस्लामिक दर्शन है? नहीं है। क्या उसमें मैंडरिन दर्शन, जिसको हम चीनी दर्शन कहते हैं, वो है? वो भी नहीं है। क्या उसमें पोस्ट सेकुलरिज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है? नहीं है। तो आप इसको कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी कहने का दावा कैसे करते हो? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पाश्चात्य दर्शन की सभी किताबों के ऊपर मोटा मोटा लिखा होता है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी, और हमारी किसी भी किताब के ऊपर भारतीय दर्शन का इतिहास नहीं लिखा होता, एक दो किताबों को छोड़कर, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। क्या हमने कभी गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? नहीं सर, ये बात हमारे मन में नहीं गई, और इसका उत्तर जानकर मुझे अच्छा लगा। हाँ, और इसका उत्तर हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से परिचर्चा करो या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बिना चर्चा करो, दोनों का अपना महत्व होता है। लेकिन जब आप दोनों अलग अलग अप्रोच, अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा करते हो, तो चर्चा का प्रारूप बदल जाता है। तो पाश्चात्य संदर्भ में, इसीलिए जब हम लोग एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, कंटेम्परेरी, पोस्ट मॉडर्न, पोस्ट सेकुलर जैसे अलग अलग खांचे बना देते हैं, और उसके अंदर सब सेक्शन भी बना देते हैं कि एंशियंट है तो कौन सा एंशियंट, अर्ली ग्रीक है, क्लासिकल एज है, या लेटर ग्रीक है। मेडिवल है तो कौन सा मेडिवल, अर्ली मेडिवल है, हाई मेडिवल है, या लो मेडिवल है। और मॉडर्न है तो कौन सा मॉडर्न है, वो डेकार्ट से कांट वाला मॉडर्न है, या रसेल और फिनोमेनोलॉजी वाला मॉडर्न है, या डेरिडा, हेबरमास, फूको, लेविनास वाला मॉडर्न है। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास फैसिलिटी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास इतिहास को निष्पक्ष तरीके से रखा गया है। तो आपको ये पता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले सुकरात आते हैं, फिर प्लेटो आते हैं, फिर एरिस्टोटल आते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न नहीं पूछेगा कि कांट पहले आए या प्लेटो पहले आए। हालांकि मुझसे एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, और and I never knew how to react to such a question because it is so basic, so evident कि इसका उत्तर देना भी एक मूर्खतापूर्ण कथन हो जाएगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि पाश्चात्य जगत में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उनका हिस्टोरिकल ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अगर आप चाहें तो इसको यूनिलीनियर ऑर्डर में बता सकते हैं। यानी बीए फर्स्ट ईयर के क्लास में जब मुझे जाना होगा, तो क्लास में घुसते ही सबसे पहले मैं एक लंबी सी रेखा खींचूंगा जो व्हाइट बोर्ड में बाएं साइड से दाएं साइड तक जाएगी, और वो यूनिलीनियर होगी क्योंकि उसमें एक एरो बना हुआ होगा दाहिने साइड में। और अब मैं कहूंगा यही पाश्चात्य दर्शन है, और अब मैं डस्टर उठाऊंगा, उसको दो जगह से उस लकीर को काट दूंगा। जहां पे मैंने लकीर को काटा वो एक सामाजिक विद्रोह का, रूपांतरण का, परिवर्तन का काल था। पहला तो वो जब अलेक्जेंडर ग्रीस पे अटैक करता है और धीरे धीरे रोमन चर्च स्थापित होती चली जाती है, नोन एज फर्स्ट रेनेसांस, जिसको पहला प्रबोधन काल कह करके बुलाएंगे। और दूसरी जगह जहां मैंने डस्टर से लकीर को मिटाया था, वो तो हम सबको पता है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, साइंस, मैथमेटिक्स, suppression of church and reinvention of human rationality। तो हमें पाश्चात्य दर्शन में बिल्कुल पता है दो विद्रोह के काल हैं, परिवर्तन के काल हैं, और इनको समायोजित करते हुए मोटे मोटे तौर पे तीन अलग अलग काल हैं। और अब मेरे लिए सुविधाजनक है, पहले सेमेस्टर में मैं आपको यहां से यहां तक पढ़ाऊंगा, दूसरे सेमेस्टर में यहां से यहां तक पढ़ाऊंगा, और तीसरे सेमेस्टर में यहां से यहां तक पढ़ाऊंगा। तो पाश्चात्य में हम हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास इसकी सुविधा है। भारतीय दर्शन में हम ऐसा लिख ही नहीं सकते। क्यों? चलिए इसके जवाब देने के लिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, भारतीय परंपरा का प्राचीनतम संप्रदाय आप किसे मानोगे? नाउ वी आर लॉस्ट, क्योंकि
आप मुझसे शायद पूछोगे किस पैमाने पर, किस मापदंड पर, तो इसका जवाब होगा क्या लिखित ग्रंथों के आधार पर। अगर आप लिखित ग्रंथों के आधार पर मानोगे तो सबसे पुराना सांख्य दर्शन हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर कृष्ण की लिखी हुई सांख्य कारिका हमको सबसे पहले मिलती है इन ए स्टेबल फॉर्म। क्या हम लिखित परंपरा को ना मान करके मौखिक परंपरा के आधार पर माने? अगर हम ऐसा करेंगे तो बृहस्पति का दर्शन या लोकायत या चार्वाक प्राचीनतम दर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मौखिक परंपरा के आधार पर चलता रहा। क्या हम आस्था विश्वास के आधार पर मानेंगे? अगर हम ऐसा मानेंगे तो वैदिक दर्शन सबसे पुराना हो जाएगा, क्योंकि हमने उसे अपौरुषेय मान लिया। तो अब इसमें भी हम मीमांसा को पुराना माने या वेदांत को पुराना माने, एक दूसरा मुद्दा है। लेकिन अभी हमारे पास बौद्ध और जैन भी हैं, जिनका एक दावा ये भी है कि सीता माता को वनवास देने के बाद जो ऋषि या जो मुनि उनको जंगल में वाल्मीकि के आश्रम तक लेके गया, वो एक बौद्ध भिक्षु था। तो इस बात का प्रमाण है कि सनातन परंपरा के पहले से बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे। मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन अगर हम इस प्रकार के परिप्रेक्ष्य को माने तो बौद्ध का अपना दावा है कि हम सबसे पुराने हैं। और हम जैन को कैसे भूल जाए, जो ये कहेंगे आप तो केवल महावीर और पार्श्वनाथ को जानते हो, ऋषभदेव और बाहुबली का जो बहुत बड़ा पुतला बना हुआ है ये तो प्रागैतिहासिक काल का है, यानी जब इतिहास लिखा ही नहीं गया था। तो वी आर लॉस्ट, वी आर रियली लॉस्ट कि हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलॉसफी कैसे लिख सकते हैं। एंड बिलीव मी, इंडियन सिस्टम इज अ वेरी ऑल इंक्लूसिव रोबस्ट काइंड ऑफ सिस्टम। तो अगर यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी नहीं लिखी गई, उसके भी अपने वैध कारण है। तो हमारे यहाँ कोई भी बेवकूफ नहीं बैठा था कि उसने कहा कि चलो हम हिस्ट्री नहीं लिखेंगे। वास्तव में उसके संदर्भ ऐसे थे कि उसमें हिस्ट्री लिखी ही नहीं जा सकती थी। वजह क्या है? सारे संप्रदाय समानांतर कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य कर रहे हैं वो किसी ना किसी के पूर्व पक्ष पर आधारित है। तो जो भी स्कूल, जो भी संप्रदाय ये दावा करेगा कि हम सबसे पुराने हैं, तो मुझे और मुझे आपको उससे पूछना चाहिए, तो क्या आपका कोई पूर्व पक्ष नहीं था? और तब वो कहेंगे हमारा भी पूर्व पक्ष था। तो इससे ये सिद्ध होगा कि उनसे पहले भी कोई और था। तो इसलिए भारतीय दर्शन में हम हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी नहीं करते, और पाश्चात्य दर्शन में हमको क्लियर पता है थेलीस से शुरू हो रहा है। सो थेलीस इज द फादर ऑफ फिलॉसफी। भारतीय दर्शन में हम भारतीय दर्शन के पितामह किसी को नहीं बोल सकते, इट वुड बी अटर नॉनसेंस। तो ये मेरा विचार है हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी के। बहुत बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी थी। मेरा भी कभी भी मैंने न जाने क्यों, लेकिन इस तरीके का विचार मेरे मन में आया नहीं, और आपने बहुत ही प्रेरक बात दी है, और इस पर सोचने वाली बात भी है। और ये विवाद सुन रखा था मैंने, लेकिन इस तरीके की बात कभी दिमाग में आई नहीं। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, फिर भी कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप इतना अच्छे से बता रहे हैं कि ऐसा मन कर रहा है कि इसको वार्ता को हम जारी रखें। फिर भी एक प्रश्न ये कि दर्शन के क्षेत्र में कई ब्रांचेज अभी नई निकल रही हैं, जैसे फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ लॉ। इस तरीके से हर नई नई ब्रांच दिनों दिन निकलती जा रही है। तो कौन कौन सी ब्रांचेज हैं और इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहें? देखिए, वैसे तो आपने फिलॉसफी ऑफ माइंड, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, और अभी एक फिलॉसफी ऑफ लॉ भी डेवलप कर रही है, फिलोसॉफिकल काउंसलिंग भी डेवलप कर रही है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन मूलतः तो हम केवल 3 अलग अलग आयाम मानते हैं, जो हम सबको पता है। या तो हम तत्व मीमांसा कर रहे होंगे, जहां पे हम व्हाट के सवाल का जवाब देंगे, किस चीज के बारे में बात करेंगे। या हम ज्ञान मीमांसा कर रहे होंगे, जहां पे हम हाउ के प्रश्न का जवाब देंगे, हम क्यों जानना चाहते हैं या किस प्रकार जानना चाहते हैं। और अंत में हम वाई के प्रश्न का जवाब देंगे, जो नीति शास्त्र का क्षेत्र बन जाएगा। तो
हमारे ज्ञान की विषय वस्तु क्या है, ये तो तत्व मीमांसा ऑन्टोलॉजी है। हमारे ज्ञान की प्रक्रिया क्या है, ये हमारा एपिस्टेमोलॉजी या प्रमाण मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है। और हम इस ज्ञान को क्यों अर्जित करें, एक सुसभ्य नैतिक समाज के लिए, जो कि एथिक्स की बात चलती है। यहाँ पे गौर करने लायक बात यह है, कुछ जगहों पर, और सही भी है, हम ऑन्टोलॉजी की जगह मेटाफिजिक्स शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसी में आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर छुपा हुआ है। तो अगर सामान्य व्यक्ति से मेटाफिजिक्स शब्द का अभिप्राय पूछा जाए तो मुझे नहीं पता वो क्या बोलेगा। मे आई आस्क यू, मेटाफिजिक्स से आप क्या समझोगे सतीश जी? हाँ सर, जब मेटाफिजिक्स की बात होती है तो ये सृष्टि हम एक डॉक्ट्रिन, उन डॉक्ट्रिन्स का अध्ययन है जिसमें हम ये देखते हैं कि सृष्टि किससे बनी, सोल के बारे में बात करते हैं, गॉड के बारे में बात करते हैं, वर्ड एज ए होल के बारे में बात करते हैं। जब इसके बारे में डिस्कोर्स करते हैं तो जितने डॉक्ट्रिन्स हैं उन सबका अध्ययन हम इसी के अंतर्गत कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही। अब यहाँ पे चूंकि हम परिभाषा बनाने का काम कर रहे हैं ना, तो मेटाफिजिक्स की हमको परिभाषा बनानी है, तो हमको इसके मूल शब्द पे जाना पड़ेगा। आमतौर पे ये भ्रांति है कि मेटाफिजिक्स का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिक्स। ये कहा जाता है कि जब हम लोग इस भौतिक जगत के परे चले जाएंगे तो हम मेटाफिजिक्स कर रहे होंगे। जब हम मेटाफिजिकल डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो हमें लगता होगा हम किसी दूसरे जगत की बात कर रहे हैं। मैं इस बात की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो मेटा शब्द है, इस शब्द का मतलब होता है अबाउट, यानी इसके बारे में। और फिजिक्स का मतलब हम सबको पता है, भौतिकी। तो जब आप भौतिकी कर नहीं रहे हो बल्कि भौतिकी के बारे में चर्चा कर रहे हो, यानी इस जगत के बारे में चर्चा कर रहे हो, तो वो मेटाफिजिक्स बनता है। तो मेटाफिजिक्स का मतलब ये कभी नहीं है कि हम इस जगत के परे चले जाएंगे, बल्कि इस जगत को उसकी टोटलिटी में समझना, उसकी पूर्णता में समझना, उसके लिए कुछ जनरल लॉज, जनरल थ्योरीज, जैसा कि मैंने पहले कहा, पेरेनियल इश्यूज को समझना, दैट इज प्रिसाइसली व्हाट फिलॉसफी इज अबाउट। तो जब हम गॉड के बारे में समझ रहे हैं तो एक्चुअली हम फर्स्ट कॉज के बारे में समझ रहे हैं। फर्स्ट कॉज किसका? इस जगत का ही। तो जब हम मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, इस प्रश्न का जवाब खोज रहे हैं, तब भी हम प्रथम कारण या अकारण कारण को ही खोजना चाह रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, लेकिन इस प्रक्रिया में हम लोग भौतिकी के बहुत सारे नियमों को ध्वस्त भी कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो हमसे न्यूटन साहब ने, न्यूटन अंकल ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया कि लॉ ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज every object tends to be at rest or in motion unless and until some external force is applied on it. यानी कोई भी वस्तु अपने स्थान पर बनी रहेगी या चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और हमने इस परिभाषा को रट लिया और हमने इस परिभाषा को आरोपित भी कर दिया। गौर कीजिएगा, यह प्रश्न सिर्फ एक दार्शनिक पूछेगा कि जब तक बाह्य बल नहीं लगाया जाए हर वस्तु अपनी जगह पर स्थिर बनी रहेगी, तो पहली वस्तु में गति कहां से आई? क्योंकि उससे पहले कोई वस्तु नहीं थी तो बाह्य बल भी नहीं होगा। तो वेयर डज द बिग बैंग थ्योरी कम फ्रॉम? और यहां पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ध्वस्त हो जाता है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, जो हमको बताता है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है, जैसा साइंटिस्ट बोलते हैं, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू वही होगी जो काइनेटिक एनर्जी की थी? हम ये बेसिक प्रश्न क्यों नहीं पूछते? क्योंकि अगर हम ये प्रश्न पूछेंगे तो हमें अंदाजा लग जाएगा न्यूटन के नियम की भी अपनी सीमा है और पोटेंशियल एनर्जी की कोई वैल्यू नहीं होती जो काइनेटिक एनर्जी की हुआ करती थी। जो इस बात को स्पष्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई चीज वास्तविकता में नहीं होती, वो केवल दिमाग में होती है।
दिमाग में क्यों होती है? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की सुसंगतता को बनाए रखा जाए। तो काल्पनिक नियमों का इस्तेमाल केवल फिलोसोफर नहीं कर रहा, साइंटिस्ट भी कर रहा है, और बड़े ही वैध तरीके से कर रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि वो मूलभूत प्रश्न आप विज्ञान में नहीं पूछ सकते जो आप दर्शन शास्त्र में पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आपके उस प्रश्न का जवाब छुपा हुआ है कि हम फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ माइंड या फिलॉसफी ऑफ लॉ में क्या कर रहे हैं। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा, फिलॉसफी ऑफ साइंस में हम साइंस बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ना तो हम साइंस के फील्ड में एंट्री कर रहे हैं, ना हम साइंटिस्ट को अपदस्थ करके उनकी पोजीशन लेना चाहते हैं, बल्कि साइंस के वो बेसिक क्वेश्चन जिनके ऊपर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया लेकिन जिन्हें पूछा जाना अनिवार्य है, अवश्यंभावी है, हम उन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। अगेन, हम कंसेप्चुअल एनालिसिस ऑफ द टर्म ही कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे टर्म साइंटिफिक टर्म है। तो हम, अगर कोई मुझसे कहे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो मेरा प्रश्न होगा, एनर्जी से आप क्या समझते हैं? उसकी एक सटीक परिभाषा दीजिए। अगर आप नहीं दे सकते तो हम परिभाषा देने का प्रयास करेंगे, और परिभाषा देके हम रुक जाएंगे। उसके बाद आप अपना काम कीजिए, आप उसमें एक्सपर्ट हैं, हम एक्सपर्ट नहीं हैं। जब एजे एयर लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक में सत्यापनीयता का सिद्धांत देंगे, तो एक फिलोसोफर, जैसे कि कोई भी हो सकता है, पॉपर आएंगे और कहेंगे वेरिफिकेशन से आप समझते क्या हो? क्या वेरिफिकेशन केवल वो होगा जो साइंस में किया जाए, या वेरिफिकेशन वो भी होगा जो फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में लैंग्वेज गेम थ्योरी के माध्यम से विटगेनस्टाइन कर रहे हैं? क्या सत्यापनीयता केवल आइंस्टाइन और न्यूटन की मानी जाएगी, या ब्लिक और आरएम हेयर और ब्लेस पास्कल की भी मानी जाएगी? ये उसी तरह की बात है जिस तरह से एक मेडिकल साइंटिस्ट योगा से उसकी सत्यापनीयता मांगता है, तो शायद योग का डिसिप्लिन उत्तर देगा, हमारी प्रामाणिकता की प्रक्रिया और आपकी प्रामाणिकता की प्रक्रिया अलग अलग है, क्योंकि वी आर a therapeutic discipline, whereas you are a curative discipline. तो इन दोनों को एक साथ आप रखोगे तो कैटेगरी मिस्टेक हो जाएगी। इस प्रकार की स्पष्टता प्रदान करने का दायित्व तो फिलॉसफी का है। तो फिलॉसफी साइंस के टर्म, साइंस की थ्योरी, साइंस की लॉ, साइंस के प्रिंसिपल्स को अपनी परिभाषाओं के माध्यम से, अपनी कंसेप्चुअल एनालिसिस के माध्यम से और अधिक स्पष्टता प्रदान करता है। वो निष्कर्ष फिर भी नहीं देता, और यहां पर आकर फिलॉसफी का काम रुक जाता है। उसी तरह से जब हम फिलॉसफी ऑफ लॉ करेंगे, तो जो भी लीगल टर्म्स हैं, हम उनकी कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस करेंगे, एक क्लियर, स्पेसिफिक, प्रेसाइज, कॉम्पैक्ट एंड अनएम्बिगुअस डेफिनेशन देंगे। हम भ्रम से रहित, संदेह से रहित, सटीक, स्पष्ट परिभाषा देंगे, एंड देन आवर जॉब इज डन। क्योंकि अब इसके बाद अगर हम कुछ करेंगे तो जाने अनजाने में हम फर्स्ट ऑर्डर में एंटर कर जाएंगे, जो कि हमको नहीं करना। और यहां पर हम फिलॉसफी ऑफ साइंस भी कर सकते हैं, तो हम साइंस की सहायता कर रहे होंगे, या शायद साइंस हमारी सहायता कर रहा होगा। ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब हम फिलॉसफी ऑफ लॉ कर रहे होंगे तो लीगल इश्यूज में, जब हम फिलॉसफी ऑफ माइंड कर रहे होंगे तो साइकोलॉजिकल इश्यूज में, जब हम सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी कर रहे होंगे तो सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के लिए सहायक सिद्ध हो रहे होंगे। सो दैट इज हाउ दीस डिसिप्लिन्स हैव टू बी अंडरस्टूड। सर, बहुत बेहतर ढंग से आपने एक्सप्लेन किया। अब मैं अगला क्वेश्चन जो पूछने जा रहा हूँ, जिसने भी इस प्रश्न का उत्तर उसे मिल ही जाएगा जिसने बहुत ध्यान से अभी तक की वार्ता को सुना होगा। फिर भी इसको हम अलग से इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि सामान्यतः आप कहीं भी जाएं तो तुरंत हर कोई पूछता है कि ये काम किया क्यों जाए, इसकी उपयोगिता क्या है, क्यों करना चाहिए। तो वही प्रश्न मेरा भी है, व्हाई शुड वन स्टडी फिलॉसफी? ये बड़ा रुचिकर प्रश्न है, और इसका उत्तर बड़ा विवादित भी हो सकता है।
कई लोगों का ये प्रश्न होता है। मैंने कई आलोचकों के प्रश्न पढ़े हैं, फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी। हमारे क्लास के कई विद्यार्थी भी इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग फिलॉसफी क्यों पढ़ें, जब इससे हमें रोजगार मिलने में सहायता नहीं मिलती। तो मेरा उत्तर उनके लिए ये होता है, दर्शन शास्त्र की उपयोगिता उस संदर्भ में नहीं है जिस संदर्भ में आप बीटीसी, बीएड, एमबीबीएस या बीटेक करते हो। यानी हम आपको रोजगार की गारंटी नहीं दे रहे, लेकिन हम आपके ज्ञान को इतना परिष्कृत, परिमार्जित और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि आगे आप किसी भी डिसिप्लिन में जाओ, किसी भी विधा में जाओ, वहां पे आप सोचने का एक समग्र दृष्टिकोण, एक समस्त प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसीलिए हम पाते हैं कि फिलॉसफी के स्टूडेंट बाद में, चाहे वो साइंस के फील्ड में जाएं, चाहे वो काउंसलिंग के फील्ड में जाएं, चाहे वो एचआर के फील्ड में जाएं, या किसी भी फील्ड में जाएं, वो अपने कार्य को कहीं बेहतर समझ के साथ प्रभावी बना सकते हैं। तो मैं एक और बात कहना चाहूंगा, देयर इज नथिंग लाइक अप्लाइड एथिक्स, प्रैक्टिकल एथिक्स और अप्लाइड फिलॉसफी। हाँ, देयर इज एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी, यानी आप दर्शन शास्त्र का प्रयोग तो कर सकते हो, लेकिन प्रायोगिक दर्शन शास्त्र नहीं कर सकते। इसका क्या अभिप्राय होता है मुझे नहीं पता। यह उसी तरह की बात है जिस तरह से जब प्रैक्टिकल वेदांत करते हैं स्वामी विवेकानंद, तो वो वेदांत के रिसोर्सेस का प्रयोग करते हैं भारतीय युवा, भारतीय जनमानस को जगाने के लिए। लेकिन वो ये दावा कभी नहीं करते कि वो वेदांत कर रहे हैं और वेदांत को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान कर दिया है। वेदांत तो वेदांत ही रहेगा, वो नहीं बदल जाएगा। ये उसी तरह की बात है जब, क्षमा कीजिएगा, कोई नियो बुद्धिज्म या नव्य बौद्धवाद करता है, तो नव्य बौद्धवाद बौद्ध धर्म का व्यावहारिक पक्ष तो हो सकता है जिसे आप निगमित करो, जिसे आप निरूपित करो, लेकिन बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन को आप नया नहीं बना सकते, क्योंकि वो पहले से नया है, क्योंकि वो पेरेनियल इश्यूज पे काम कर रहा है, शाश्वत मुद्दों पे काम कर रहा है। तो जो व्यक्ति पेरेनियल इश्यूज या जनरल इश्यूज पे काम करेगा, उसके लिए नया, पुराना, ये शब्द ही महत्वहीन हो जाते हैं। तो इस फील्ड में मुझे ये स्पष्ट रूप से कहना होगा, जिस तरह की उपयोगिता की अपेक्षा आप रोजगार परक अध्ययन से करते हो, उस तरह के अपेक्षा आप दर्शन शास्त्र से नहीं रख सकते। मैं इसे दर्शन शास्त्र की विशिष्टता भी कहूंगा, और दर्शन शास्त्र, अगर आप चाहो तो मैं इसको अपनी लिमिटेशन के रूप में, अपनी सीमितता के रूप में भी स्वीकार कर सकता हूं। तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है कि दिस इज अ delimitation of philosophy, that it does not seem so appealing to the modern youth in case of their job or their what to say, their placement. लेकिन इस बात का दावा मैं जरूर करता हूं कि अगर आप 3 साल या 5 साल या पीएचडी के साथ 9 साल तक फिलॉसफी पढ़ते हो, तो आपकी तार्किक क्षमता इतनी ज्यादा सामर्थ्यवान हो जाएगी कि इसके बाद आप किसी भी क्षेत्र में जाकर योगदान दो, उस क्षेत्र में आपका योगदान प्रभावी होगा, उपयोगी होगा, और आप प्रशंसा के पात्र बनेंगे। एक छोटा सा उदाहरण जिससे अपनी इस बात को समाप्त करूंगा, जब पहली बार प्लेटो अपनी रिपब्लिक में द फिलोसफर किंग की बात करते हैं, तो उनका मतलब ये नहीं था कि किंग बनने के बाद भी वो फिलॉसफी करेगा, बिल्कुल नहीं। किंग बनने के बाद उसको वही काम करना है जो कि एक किंग को, एक रूलर को करना चाहिए। लेकिन चूंकि उसकी ट्रेनिंग पहले फिलॉसफी में है, तो वो निष्पक्ष होके, आलोचनात्मक होके, समीक्षात्मक होके, बड़ी ही सटीकता के साथ, बिना किसी असमंजस, दुविधा या भ्रम के एक निश्चित निर्णय तक पहुंच पाएगा। अगर ऐसा हो पाए तो मैं कहूंगा यही दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी उपयोगिता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे विषय के संबंध में जो सामान्य चर्चाएं, विवाद, जिज्ञासाएं और प्रश्न थे, उसको सहजता के साथ और गहनता के साथ, सहजता और गहनता का मिश्रण बहुत दुर्लभ होता है, आपने इसको रखा। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप हमारे गुरु भी हैं।
तो मैं अधिकारता पूर्वक आपसे अनुरोध भी कर लेता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय दार्शनिक मंच की तरफ से यूजीसी नेट के लिए और यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए निःशुल्क जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है सहायता का, मार्गदर्शन का। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि समय समय पर जब आपके पास समय हो, और मैं आपसे अनुरोध करूँगा तो उन विद्यार्थियों के लिए भी आप इस तरीके की कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए आप हमको समय दें, जिससे उन विद्यार्थियों का मार्गदर्शन हो सके, क्योंकि इसी तरीके की कंसेप्चुअल क्लियरिटी की यूपीएससी की जरूरत है। क्योंकि विगत कुछ वर्षों में, 4-5 वर्ष सालों में फिलॉसफी में, यूपीएससी में फिलॉसफी विषय लेकर बच्चों के सिलेक्ट होने वालों की संख्या कम हो गई। और उसके जो मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है, विश्लेषण है उसके पीछे, कि बच्चों की जो समझ है वो समझ पर जोर ना देकर वो कुछ प्रश्नों को याद कर उस परीक्षा को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परीक्षा यूपीएससी प्रश्न इस तरह से पूछ रहा है कि वो उनके समझ को जानना चाहता है। और जीएस में जो फोर्थ पेपर आया है जो इथिक्स और इंटीग्रिटी का है, उसमें भी दर्शन शास्त्र और जो नैतिक सिद्धांत हैं उनकी समझ मदद करेगी। तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप उसमें भी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करें, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे। साथियों, एक छोटी सी बात बीच में कहना चाहूंगा, क्षमा बिल्कुल। चाहता हूँ आपको रोक रहा हूँ बीच नहीं में। सर, बिल्कुल। पहली बात तो ये मंच देना ही आपने बड़ा ही साधुवाद का कार्य किया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे ये मंच और इतना समय दिया। और आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो फ्री इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं यूजीसी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को। तो आपसे ये अनुरोध है कि जहां भी आपको लगे कि मेरा होना आपके लिए उपयोगी हो सकता है, तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से हम लोग का समय आप ही लोग के लिए रहता है, तो समय की ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी हमारी आवश्यकता हो तो मैं सदैव उपलब्ध रहूंगा नहीं, आपके बिल्कुल लिए। गुरुजी, मुझे पूर्ण विश्वास है, और आप अतीत में भी हमारे साथ ऐसा करते रहे हैं। तो भारतीय दार्शनिक मंच के साथ ये सभी परीक्षार्थी, सभी जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं गुरुजी के बिहाफ पे आश्वासन देता हूँ कि आपको मार्गदर्शन की कमी नहीं पड़ेगी। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब कर लें, और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएं, जिससे जो हमारा प्रयास है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।